अरे ओ लड़की, तुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या? यहां से चली जा। साहब ऐसे किसी ऐरे गैरे से नहीं मिलते। बारिश की झमाझम में, रात के घने अंधेरे में पूजा उस घमंडी इंसान के फार्म हाउस के गेट पर खड़ी थी और मदद की भीख मांग रही थी। तब उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था। वह इधर उधर देखती हुई रो रही थी, एकदम बेबस, डरी हुई, क्योंकि उसके पापा को अचानक दमा का दौरा पड़ा था और आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। वैसे गरीबी भी अजीब चीज है ना, इंसान को अमीरों के दरवाजे पर भिखारी बना देती है। इसलिए तो पूजा गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, प्लीज उनसे कहिए कि एक बार मेरी बात सुन ले। मेरे पापा मर जाएंगे अगर उन्हें जल्दी से इलाज ना मिला तो। प्लीज उनसे कहिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तब वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। तभी बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उसकी एक चीख निकल गई, जिससे चौकीदार को शायद उस पर तरस आ गया। इसलिए उसने कहा, ठीक है लड़की, तुम यहीं रुको, मैं साहब से बात करता हूं, जो जवाब मिलेगा आकर बताऊंगा। इतना कहकर उसने पूजा को गेट पर खड़ा छोड़कर अंदर चला गया। इधर डॉक्टर करण मल्होत्रा अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकले थे, बाथरोब पहने हुए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई तो वे तौलिए से बाल पोंछते हुए दरवाजा खोलने गए। फिर चौकीदार ने बताया कि एक लड़की गेट पर खड़ी मदद मांग रही है। इतना सुनते ही डॉक्टर करण ने गुस्से में कहा, रामू, तुम्हें पता है ना ये मेरा आराम करने का वक्त है, फिर भी तुमने मुझे परेशान किया। इस पर चौकीदार डरते हुए बोला, माफी चाहता हूं साहब, लेकिन वो लड़की बार बार तंग कर रही है और रोए जा रही है। कह रही है कि उसके पापा को दमा का दौरा पड़ा है, उसे डॉक्टर की जरूरत है, वो बारिश में भीग रही है। इतना सुनकर डॉक्टर कर्ण ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कपड़े चेंज करके चलता हूं। लेकिन अगले 3-4 मिनट बाद ही पूजा भागते हुए सीधे अंदर चली आई। अब वह पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी पीले चिकनकारी सलवार सूट में उसका शरीर साफ झलक रहा था। करण ने उसे एक नजर देखा और बिना पलक झपकाए उसके सौंदर्य को सर से पांव तक निहारता रहा। फिर उसने अपने होठों तले बुदबुदाया, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। तभी पूजा ने रोते हुए और अपनी कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद करें, मेरे पापा को सांस नहीं आ रही, उन्हें दमा का दौरा पड़ा है। इस पर डॉक्टर करण ने उसकी नाजुक खूबसूरती को देखते हुए कहा, फीस है तुम्हारे पास देने को। जबकि डॉक्टर करण ने अपने मन ही मन तय कर लिया था कि उसे इस लड़की से क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, ये लीजिए। पूजा ने अपने कानों से छोटी छोटी बालियां उतारी और टेबल पर रख दी। अब उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तभी डॉक्टर करण ने थोड़ा अलग अंदाज में कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। इस पर पूजा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, आपको जो चाहिए ले लीजिए, बस आप मेरे पापा को चलकर देख लीजिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। इस पर डॉक्टर करण कुछ पल चुप रहा, फिर खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर बढ़ गया और कपड़े बदलकर वह पूजा के साथ गेट तक आया। चौकीदार ने छाता पकड़ा ताकि वह भीग न जाए। फिर गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया। तभी पूजा ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, बस उस ओवरब्रिज के थोड़ा नीचे, वो कच्ची बस्ती है ना, वहीं मेरा घर है। इसलिए आपकी गाड़ी ओवरब्रिज की सड़क तक ही जाएगी, उसके आगे हमें पैदल ही जाना होगा। इस पर डॉक्टर कर्ण ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर पूजा बारिश में भीगती हुई डॉक्टर करण के साथ चल पड़ी। उसका एक टूटा फूटा घर था। घर में अंदर घुसते ही डॉक्टर करण की सवालिया नजरें पूजा की ओर उठी। तभी पूजा ने उस कमरे की ओर इशारा किया जहां उसके पापा थे, तो डॉक्टर करण उस तरफ बढ़ा तो वहां उस कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था। तब डॉक्टर करण ने उसे देखा और जांच शुरू कर दिया। तब डॉक्टर के कहने पर ड्राइवर से बैग लिया और स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कन सुनने लगा, जो बहुत धीमी चल रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टर करण मल्होत्रा ने एक इंजेक्शन निकालते हुए पूजा की ओर देखा और रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह इंजेक्शन लगाने से तुम्हारे पापा को आराम मिलेगा। इतना सुनते ही पूजा गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए,
और मेरे पापा को बचा लीजिए। इस पर डॉक्टर करण मल्होत्रा ने 2 कदम उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, एक शर्त है लड़की। इस पर पूजा डरकर पीछे हट गई। तभी डॉक्टर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हें मुझसे 2 महीने का रिश्ता जोड़ना होगा और मेरे साथ तुम्हें मेरी पत्नी की तरह रहना होगा, और 2 महीने बाद मैं खुद ये रिश्ता तोड़ दूंगा और तुम्हें अच्छी खासी रकम भी दूंगा, और साथ ही तुम्हारे पापा को ये इंजेक्शन भी लगाऊंगा। अब फैसला तुम्हारा है, जल्दी बोलो, वरना अगर तुम्हारे पापा को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तब पूजा उस वक्त कुछ पूछने की हालत में नहीं थी, क्योंकि इस पल में उसे अपने पापा को हर हाल में बचाना था, चाहे उसे खुद को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं तैयार हूं, प्लीज मेरे पापा को इंजेक्शन लगा दीजिए। इस पर डॉक्टर करण ने मुस्कुराते हुए एक खाली कागज पूजा को थमाया और बोला, पहले इस पर दस्तखत करो। इस पर पूजा ने नासमझी से उसे देखा। तभी डॉक्टर करण ने सख्ती से कहा, अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा यमराज के द्वार पर खड़े हैं। अगर उन्हें बचाना है तो दस्तखत करो, बाकी औपचारिकताएं बाद में देख लेंगे। तब डॉक्टर करण यह कहते हुए हाथों में इंजेक्शन लिए खड़ा था। तभी उसका ड्राइवर पेन पूजा की ओर बढ़ाया तो पूजा ने तुरंत दस्तखत कर दिया। फिर डॉक्टर करण ने वो इंजेक्शन पूजा के पापा को लगाया, जिससे कुछ ही देर में उनकी हालत स्थिर हो गई। फिर वह पूजा की ओर मुड़ा और ठंडे लहजे में बोला, कल से हमारा रिश्ता कायम होगा, और ध्यान रहे ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता है, इसलिए कोई चालाकी की तो तुम मेरा वो रूप देखोगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, समझी। तब पूजा अपनी सांस रोककर उसे देखे जा रही थी। फिर डॉक्टर करण ने नाक सिकोड़ते हुए बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन पर हुक्म देने लगा कि वे पूजा के घर का नजर रखें, ताकि पूजा कहीं भाग न सके। अब पूजा अपने पापा के सिरहाने बैठी थी। उनकी सांसें अब सामान्य हो रही थीं। ये देखकर पूजा ने दिल से भगवान का शुक्र अदा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस खाली कागज पर दस्तखत करके उसने खुद को कितनी मुसीबत में डाल लिया है। उधर डॉक्टर करण की मां सावित्री देवी अपनी भतीजी रिया को पुकार रही थी। रिया, कहाँ हो तुम? 25 साल की रिया दौड़कर अपनी बुआ के पास पहुंची। जी बुआ जी। रिया इस हवेली में आकर डॉक्टर करण मल्होत्रा की पत्नी बनने के सपने देख रही थी। दरअसल सावित्री देवी भी यही चाहती थी कि डॉक्टर करण रिया से शादी करे, क्योंकि कर्ण सावित्री देवी का इकलौता बेटा था। लेकिन अब वह अपनी मां से काफी दूर हो चुका था, हालांकि सारी संपत्ति उसी की थी। तभी सावित्री देवी ने नाराजगी से कहा, रिया, मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। इस पर रिया ने मासूमियत से कहा, माफ कीजिए बुआ जी, लेकिन मैंने आपकी कोई बात कभी नहीं टाली। इस पर सावित्री देवी ने कहा, हाँ ठीक है, अब जा, लेकिन कर्ण के खाने पीने का अच्छा से इंतजाम करना। उसकी पसंद का सब कुछ होना चाहिए और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और इस बार तुम ऐसा कुछ करो कि वह तुमसे शादी के लिए मान जाए, इसलिए तुम उसके करीब रहने की कोशिश करो। इस पर रिया ने यकीन दिलाते हुए कहा, हाँ बुआ जी, ऐसा ही होगा। इस बार करण मुझसे शादी करके ही जाएगा। इस पर सावित्री देवी ने कहा, याद रखना रिया, हमारे पास सिर्फ 2 महीना है, क्योंकि ड्राइवर ने बताया कि उसने 2 महीने के लिए किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए इन 2 महीने में तुम्हें उसे अपने प्यार में बांधना होगा, ताकि वह तुमसे रिश्ता न तोड़े। इसमें लिए तुम्हें पूरी आजादी है, जो करना है करो, मगर करण को अपने प्यार में कैद कर लो। इस पर रिया शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा बुआ जी। देखना, इस 2 महीने में मैं उसे इतना करीब लाऊंगी कि वह मुझसे दूर जाने का सोचेगा भी नहीं, और अपने प्यार और खूबसूरती के जाल में उसे ऐसा फंसाऊंगी कि उसके मुंह पर सिर्फ मेरा ही नाम होगा। लेकिन सावित्री देवी जानती थी कि कर्ण इतनी आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसने वाला, इसलिए वह सिर झटककर आगे बढ़ गई। इधर पूजा अपने बीमार पापा को लेकर घर छोड़कर भागने की कोशिश करने में लग गई।
क्योंकि उसे डॉक्टर करण के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एक दिन रात के अंधेरे में वह मुश्किल से अपने पापा को लेकर भागी, लेकिन डॉक्टर करण के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और वापस उसके पास ले गए। तो डॉक्टर करण ने दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ भाग रही थी? तभी पूजा डरकर अपने पापा के पीछे छिप गई। तभी उसके पापा हरिप्रसाद ने बिनती भरे स्वर में कहा, साहब गलती हो गई, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर करण ने आक्रामक अंदाज में कहा, तुम्हारी बेटी मुझसे 2 महीने के लिए शादी कर रही है। कल रात को ये तैयार थी और आज भागना चाह रही है। शायद इसे मेरे गुस्से के बारे में नहीं पता। इतना कहकर वह पूजा की ओर बढ़ा तो पूजा चीख मारकर एक खंभे के पीछे छिप गई। अब वह थरथर कांप रही थी, क्योंकि तेज बुखार और बारिश में भीगने से उसका शरीर टूट रहा था। फिर भी वह भागने की सोच रही थी, लेकिन अब सामने खड़ा डॉक्टर करण मल्होत्रा उसे डरावना लग रहा था। तभी डॉक्टर करण मल्होत्रा ने उसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और बोला, पंडित जी आ चुके हैं, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने पूजा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी पूजा चिल्लाई, मुझे नहीं करनी शादी। तब उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डॉक्टर करण ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तो ठीक है, मत करो शादी, फिर बिना शादी के ही तुम्हें 2 महीने मेरे साथ रहना होगा, और तब मैं ऐसा डर पैदा करूंगा कि तुम सिर्फ मौत मांगोगी। 19 साल की मासूम पूजा डर के मारे हथियार डाल चुकी थी। अब पंडित जी ने पूजा शुरू किए। फिर बोले, पूजा बेटी, दूल्हे को वरमाला पहनाओ। तब पूजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मजबूरी में वरमाला पहना दी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। फिर डॉक्टर करण ने भी वरमाला पहनाया और फिर बाकी रस्में हुई। फिर कुछ ही देर में पूजा की शादी करण के साथ हो गया। तब पल भर में उसकी जिंदगी बदल गई थी। तभी हरिप्रसाद ने अपनी बेटी के सिर पर प्यार से हाथ रखा। फिर बाप बेटी की नजरें मिली। तब दोनों की आंखों में दर्द और मजबूरी की चमक थी। तब हरिप्रसाद ने अपनी बेटी पूजा को वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से चले गए। पूजा ने आंसू पोंछते हुए डॉक्टर करण की ओर सीना तानकर देखा और पूछा, मेरे पापा को बचाने की मुझे इतनी सख्त सजा क्यों दी? इसका कारण बता सकते हैं? इस पर डॉक्टर करण ने कहा, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन वक्त आने पर बता दूंगा। अभी तुम मेरे साथ हवेली चल रही हो। इतना कहकर डॉक्टर करण ने पूजा को अपने साथ अंदर ले गया। लेकिन पूजा उतनी मासूम नहीं थी जितनी वह दिख रही थी। जबकि डॉक्टर करण सोच रहा था कि उसने एक साधारण लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और 2 महीने बाद वह आसानी से इस रिश्ते से निकल जाएगा। लेकिन ये उसकी भूल थी। तब हवेली का ख्याल आते ही करण ने अपना होंठ काट लिया, क्योंकि वह अपनी मां सावित्री देवी को अच्छे से जानता था कि वे चाहती थीं कि वह रिया से शादी करे। लेकिन करण ऐसा कभी नहीं करने वाला था, बल्कि उसे रिया से छुटकारा चाहिए था। इसलिए उसने पूजा जैसी साधारण लड़की को चुना, ताकि 2 महीने बाद वह इस झंझट से निकल जाए और उसकी मां की वसीयत की शर्त भी पूरी हो जाए। जबकि अभी तक सावित्री देवी और उसके बीच तनाव ही चल रहा था। लेकिन जब वह पूजा को लेकर हवेली में दाखिल हुआ तो सावित्री देवी की नजरें उस पर पड़ी। फिर पूजा को देखकर वे चौंक कर खड़ी हो गई। तब पूजा की हाथ करण की हाथों में थी, तो सावित्री देवी को कुछ गड़बड़ लगी। तभी करण ने आगे बढ़कर अपनी मां का पैर छुआ, लेकिन अगले ही पल सावित्री देवी पीछे की ओर खिसक गई। फिर सावित्री देवी ने पूजा को देखते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? इस पर डॉक्टर करण ने सिर झटकते हुए कहा, मेरी पत्नी है मां, मैंने इससे शादी कर लिया है। यह सुनकर सावित्री देवी पर जैसे बम गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, यह मुमकिन नहीं। तब वे यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी डॉक्टर करण ने उनके करीब आकर धीरे से कहा, इसमें झूठ क्या है मां? मैंने तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दिया, बस लड़की मेरी पसंद की है। इतना सुनते ही सावित्री देवी गुस्से में तिलमिला उठी। फिर उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, तुमने ठीक नहीं किया करण। इस पर डॉक्टर करण ने गंभीर लहजे में कहा, वक्त बताएगा मां कि कौन ठीक कर रहा है और कौन गलत। वहीं पूजा अब तक हैरान खड़ी थी और ये सारा तमाशा देख रही थी। तभी डॉक्टर करण ने उसका हाथ थामा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया।
तब कमरे में जाने का ख्याल आते ही पूजा के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि अब करण के पहले कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसे छोड़ देगा। और ये सब उस इंजेक्शन की कीमत थी जो उसके पापा को लगा था। ये सोचकर ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी करण ने उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर धक्का दे दिया। वह अभी भी गुस्से में था तो वह बोल पड़ा, तुम ऐसे मत देखो, तुमने जो भागने की गलती की उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इतना कहकर उसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाला और गुस्से में इधर उधर फेंकने लगा। तभी पूजा डर से कांपते हुए बोली, प्लीज मुझे मत मारो, मैं आगे से नहीं भागूंगी। तभी डॉक्टर करण ने बेल्ट को हाथ में लपेटा और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन जो गलती तुम कर चुकी हो उसकी सजा तो मिलेगी ही, ताकि आगे कभी धोखा देने की न सोचो। इतना कहकर उसने पूजा को तकिए पर धकेला और बेल्ट से तकिए पर मारने लगा। तभी पूजा की एक चीख निकल गई तो डॉक्टर करण ने उसका मुंह कसकर दबाते हुए डांटकर कहा, आवाज मत निकालो और मेरी इजाजत के बिना तुम इस कमरे से बाहर कदम भी मत रखना। इतना कहकर डॉक्टर करण ने पूजा को पीछे धकेलते हुए बोला, मैं अभी आता हूं तुम्हें समझाने और अपनी बात मनवाने, तब तक तुम यही बैठी रहोगी। इतना कहकर डॉक्टर करण बाथरूम की ओर बढ़ गया। तभी पूजा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बेकाबू सांसों को ठीक करने की कोशिश किया और खुद को संभालते हुए कमरे का जायजा लिया, क्योंकि वह यहाँ किसी खास मकसद से आई थी और उसका मकसद पूरा होते ही वह यहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन तब तक वह करण को अपने करीब आने से रोकना चाहती थी। इसीलिए उसकी बातों का मतलब समझते हुए पूजा सिर से पांव तक कांप उठी। उधर शॉवर के नीचे खड़ा डॉक्टर करण मल्होत्रा ठंडे पानी को अपने जिस्म पर गिरता महसूस कर रहा था, लेकिन मन में गुस्से की आग जल रही थी। उसने पूजा को एक साधारण मासूम लड़की समझकर शादी किया था, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। लेकिन उसी रात उसके गुप्त जासूस ने उसे कुछ ऐसी खबर दिया जिसे सुनकर डॉक्टर करण मल्होत्रा बेचैन हो उठा, क्योंकि उस जासूस ने डॉक्टर करण को बताया कि पूजा उसे धोखा दे रही है और वह उसकी जिंदगी में किसी साजिश के तहत आई है। और उसे लग रहा था कि उसने डॉक्टर करण को बेवकूफ बना लिया है। लेकिन डॉक्टर करण मल्होत्रा तो हर चीजों की तह तक जाने वाला इंसान था। वैसे उसके फार्म हाउस के आसपास का सारा इलाका उसका ही था, इसलिए वहां कौन रहता है, कौन आता जाता है, सब कुछ उसे पता था। इसलिए गुस्से में उसने सारा शैम्पू अपने ऊपर उड़ेल लिया, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि पूजा रातों रात उस इलाके में आई थी और उसे लग रहा था कि डॉक्टर करण इन सब से अनजान रहेगा। लेकिन वह तो हर छोटी बड़ी चीज की जांच करता था और अब वह अपनी जिंदगी में एक लड़की को शामिल कर लिया था, भले ही 2 महीने के लिए, लेकिन अपनी पत्नी के रूप में अपने हवेली में। और उसका बीमार पिता, जिसके लिए पूजा ने यह सब किया था, वह रातों रात ठीक भी हो गया था। यह सोचकर डॉक्टर करण ने सिर झटका, क्योंकि उसे शक हुआ था कि जो इंजेक्शन उसने हरिप्रसाद को लगाया था वह किस चीज का था, क्योंकि डॉक्टर करण ये अच्छे से जानता था। इसलिए उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूजा असल में कौन थी और उसे धोखा क्यों दे रही थी। लेकिन अब वह सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन पूजा इतनी आसानी से बताने वाली नहीं थी। नहाने के बाद शॉवर बंद करके वह बाथरोब पहनकर बाहर आया तो पूजा अभी भी वैसे ही बैठी थी, जबकि डॉक्टर करण को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि पूजा अपने मकसद के लिए चुप नहीं बैठेगी, लेकिन वह बार बार उसे गलत साबित कर रही थी। तब डॉक्टर कर्ण को बाहर आता देख पूजा फिर से डरकर उसे देखने लगी और इतनी देर वह यही सोच रही थी कि इस आदमी को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने मकसद को पाने के लिए वह खुद को सौंपने को भी तैयार थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल बुरी तरह डर रहा था। तभी डॉक्टर करण ने सामने सोफे पर बैठकर उसे गहरी नजरों से देखा। तब पूजा का चेहरा साफ बता रहा था कि वह उससे डर रही थी। हाँ, वह डर रही थी क्योंकि उसे डॉक्टर करण की करीबी बर्दाश्त करनी थी, सिर्फ उस रिश्ते की वजह से जो उसने किसी खास मकसद के लिए जोड़ा था। और उस मकसद को जानने के लिए ही डॉक्टर करण भी उसके करीब जा रहा था। तभी वह धीरे से उठा
और बिस्तर पर उसके पास आया। तभी पूजा थोड़ा सिकुड़कर पीछे हट गई, लेकिन करण ने घुटने बिस्तर पर टिका दिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, उसी तरह वह भी पूजा के चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसने पूजा को तकिए पर धकेल दिया, जिससे पूजा का दिल धक से रह गया। तभी वह डरते हुए कहने लगी, मैं जानती हूं तुम मुझसे 2 महीने तक रिश्ता निभाना चाहते हो और हर रात मुझे अपने करीब लाना चाहते हो। इस पर डॉक्टर करण मल्होत्रा ने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखा और ठंडे लहजे में बोला, और 2 महीने बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब पूजा कुछ और कहने ही वाली थी कि डॉक्टर करण मल्होत्रा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और सख्ती से कहा, मेरे करीब आने में चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर वह गुस्से को दबाते हुए उसकी ओर झुका और अपनी नजरों से उसे डराने लगा। यह देखकर पूजा के मुंह से खुद डर की सिसकी निकल गई। तभी करण ने सिर उठाकर उसे घूरा तो पूजा ने रोते हुए सफाई दी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर डॉक्टर करण ने सख्ती से कहा, तुझे बार बार समझाना पड़ेगा। इतना कहकर डॉक्टर करण ने पूजा को अपने और करीब खींच लिया। तभी पूजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसके आंसू तकिए में समा रहे थे। तब डॉक्टर करण का गुस्सा और दबाव उसे बेबस कर रहा था। तब वह दर्द और डर से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। हालांकि तब पूजा के दिमाग में एक पुरानी बात गूंज रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद को छूने मत देना। वह एक दरिंदा है, अगर उसने तुम्हें छू लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। वादा करो तुम मेरा बदला लोगी, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करोगी। तब ये बातें उसके होश उड़ा रही थीं, लेकिन अगले ही पल वह डर और दबाव से बेहोश हो गई। तभी डॉक्टर करण ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे गैर से देखा तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबदर था। वह इतनी नाजुक, उससे कम उम्र की थी कि यह ख्याल आते ही डॉक्टर करण का दिमाग सोच में डूब गया कि इतनी ही उम्र में वह उससे खेल रही थी। अगर उसे अपनी इज्जत की परवाह होती तो वह ऐसा क्यों करती। लेकिन तब पूजा को बेहोश देखकर डॉक्टर करण मल्होत्रा थम सा गया। फिर उसने पूजा की नब्ज टटोला, जो बहुत धीमी चल रही थी। यह देखकर वह घबरा गया। फिर उसने जल्दी से पूजा को हल्के से हिलाया, लेकिन वह नहीं जगी। फिर उसने पूजा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी ठंडी सांसों को महसूस किया। तब पहली बार डॉक्टर करण ने किसी को इतने करीब से देखा था, इसलिए उसका दिल जोर से धड़का। फिर वह उसे जगाने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर बाद पूजा ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन डॉक्टर करण को अपने ऊपर झुका देखकर वह फिर से सिहर उठी। तभी डॉक्टर करण ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने मेरे साथ जो किया उसका सजा तुम्हें अभी नहीं मिला। इतना कहकर वह उसकी ओर झुक गया। अब उसका सिर पूजा के सीने पर था और वह अपनी आंखें बंद करके चुप हो गया। तब पूजा शर्म और डर से दोहरी हो रही थी, इसलिए उसने हिचकिचाकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर करण ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोला, हिलाने की कोशिश मत करो, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। तब वह सख्ती से बोला और फिर उसी तरह सोने लगा। यह देखकर पूजा ने अपने होंठ दबा लिया। फिर उसने उस भारी भरकम इंसान को देखा जिसके सामने वह नाजुक सी गुड़िया लग रही थी, लेकिन तब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तब मजबूरी में उसने भी वैसे ही स्थिति में अपने आंखें बंद कर ली। पूजा पूरी तरह सो गई थी, लेकिन डॉक्टर करण उसके स्पर्श से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। इसलिए कुछ देर सोने का नाटक करते हुए उसने पूजा की पीठ पर अपना हाथ फिराने लगा। तभी पूजा को महसूस हुआ कि डॉक्टर करण का हाथ उसकी पीठ पर है। तब उसे ऐसा लगा जैसे वो धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेर रहा हो, लेकिन पूजा ने कोई हलचल नहीं की और चुपचाप दीवार से टेक लगाए बैठी रही। तभी डॉक्टर करण का हाथ धीरे धीरे और आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा पूजा के चेहरे के बहुत करीब था। तब कमरे में थोड़ा सा उजाला था, लेकिन डॉक्टर करण की सांसें पूजा के चेहरे पर साफ महसूस हो रही थीं। लेकिन अचानक डॉक्टर करण ने अपना होंठ सो रही पूजा के होंठों पर रख दिया, जिससे पूजा घबराकर अपनी आंखें खोली। लेकिन अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था।
लेकिन तभी डॉक्टर करण ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर अगले ही पल उसने पूजा की ओढ़नी हटाया और उसकी गर्दन पर चूम लिया। अब दोनों के बीच का फासला बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि अब वो एक दूसरे के बाहों में आ गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर करण का हाथ पूजा की कमर की तरफ बढ़ा। तब पूजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर करण ने गुस्से में कहा, शांत रहो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। पूजा उसकी बातों से डर गई और हरकत करना बंद कर दी और उसे रोकने में असमर्थ रही। इसके कुछ ही पल बाद डॉक्टर कर्ण ने खुद को पूरी तरह उसके अंदर खो दिया था। उस रात डॉक्टर कर्ण ने अपनी हदें पार कर लिया, लेकिन पूजा दिल ही दिल भगवान से कह रही थी कि ये रात जल्द से जल्दी कर दो। अगली सुबह जब पूजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, तो वो फिर से घबरा गई। फिर हड़बड़ाहट में उसने खुद को संभाला, कपड़े समेटी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में नहाते वक्त उसने शीशे में खुद को देखा तो रात के पल उसे याद आ गए, जिससे उसका मन और बेचैन हो गया और वह अपने आप कोसने लगी। उस सुबह रिया सावित्री देवी के पास रोते हुए बोली, बुआ जी, आपने कहा था कि करण मुझसे शादी करेगा, लेकिन वह तो किसी और लड़की को ले आया है। अब मेरा क्या होगा? तब सावित्री देवी खुद परेशान थीं। वो बोली, मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा कदम इतना जल्दी उठा लेगा। हालांकि तब उन्हें यह नहीं पता था कि करण ने पूजा से सिर्फ 2 महीने के लिए शादी किया है या हमेशा के लिए। लेकिन वसीयत के मुताबिक डॉक्टर करण मल्होत्रा को 5 महीने बाद अपनी मंगेतर को छोड़ना था। लेकिन इस बात को 3 महीने बीत चुके थे और अब उसके पास सिर्फ 2 महीना बचा था, क्योंकि वसीयत में उसके दादाजी की शर्त थी जो सिर्फ एक ही हालत में पूरी हो सकती थी। इसलिए सावित्री देवी नहीं चाहती थी कि करण इस शर्त को पूरा करे, बल्कि वे चाहती थी कि पूजा का रिश्ता टूट जाए। तभी रिया रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं बुआ जी, इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अब रिया परेशान दिख रही थी। ये देखकर सावित्री देवी ने कहा, अभी भी वक्त है रिया, इसलिए खुद को सजा संवार कर तुम पूजा की जगह करण के सामने जाओ, फिर कैसे भी करके उसे अपने करीब लाओ। अगर एक बार वो तुम्हारे करीब आ गया, फिर देखो मेरा कमाल, मैं कैसे उस पूजा को घर से निकालती हूं। तब उनके खतरनाक इरादे सुनकर रिया कांप उठी, इसलिए उसने सावित्री देवी की बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर सावित्री देवी ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में कहा, ठीक है, फिर तू जान कि तेरा क्या होगा। इतना कहकर वे अपने रूम की ओर बढ़ गईं। इधर रिया अब अपने दिमाग में नई योजना बनाने लगी, क्योंकि करण एक डॉक्टर था और इन दिनों बहुत व्यस्त था। तो रिया को ऐसी चाल चलनी थी कि उसे कुछ पता न चले, क्योंकि करण के दिमाग बहुत तेज था, इसलिए उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था। उधर पूजा जैसे ही ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर बाहर आई, डॉक्टर करण ने अपने शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, वहीं रुको। पूजा वहीं ठिठक कर रह गई। फिर डॉक्टर करण उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर कुछ निशान देखकर अपना होंठ दबा लिया। लेकिन फिर पूजा का जालीदार कपड़ा देखकर वह और भड़क गया और गुस्से में बोला, इस हाल में तुम बाहर जाओगी? तभी पूजा ने आईने में खुद को देखा और शर्म से लाल हो गई। फिर बोल पड़ी, अपनी गर्दन के निशान कैसे छिपाऊं? इस पर डॉक्टर करण ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, वहां से शॉल निकालो। डांट सुनते ही पूजा ने बिस्तर की ओर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन वहां सारी मर्दाना शॉल थे। तो वह उलझन में बोल पड़ी, यहां तो सारी मर्दाना शॉल हैं। तब डॉक्टर करण ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक ले लो। तब पूजा ने एक लाल शॉल निकाली और मुंह बनाकर डॉक्टर करण को देखा और मन ही मन सोचा, ऑनलाइन कपड़े मंगा सकता था पर शॉल नहीं मंगा सकता। तभी डॉक्टर करण ने कहा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारी कुछ जरूरी चीजें और शॉल भी मंगा ली हैं, तब तक तुम मेरी ये शॉल इस्तेमाल करो। इतना कहकर उसने अपना शॉल पूजा को अच्छे से ओढ़ाते हुए उसकी आंखों में झांका। तब पूजा डॉक्टर करण का स्पर्श पाकर पहले तो शर्माई और अपना सिर झुका लिया, लेकिन फिर उसका यूं बेखुद होकर देखना नोटिस किया और खुद वो भी उसे देखने लगी। तब कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो गए,
जैसे सड़क के दोनों ओर का होश भूल गए हों। लेकिन तभी अचानक करण ने अपना मुंह फेर लिया और बोला, किसी को तुम्हारी असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। तभी पूजा ने मन में सोचा, मेरी पहचान तुम्हें भी नहीं पता डॉक्टर करण, तो किसी और को क्या पता चलेगी। फिर दोनों आगे पीछे सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। तब उन्हें एक साथ देखकर सावित्री देवी के दिल पर जैसे चाकू चल गए। तभी डॉक्टर करण ने पूजा का हाथ थाम लिया और पूजा ने हैरानी से उसे देखा। फिर डॉक्टर करण नीचे उतरा और रिया को देखकर आग बबूला हो गया। लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करने उसने अपनी मां का पांव छुआ और सोफे पर बैठ गया। तब पूजा ने भी उसकी देखा देखी सावित्री देवी का पांव छूकर आशीर्वाद ली। तभी सावित्री देवी ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तब उनके दिल में क्या चल रहा था ये करण बहुत अच्छे से जानता था। तभी पूजा ने धीमे से कहा, जी पूजा। इस पर सावित्री देवी के ताने मारते हुए कहा, माँ बाप का भी कोई नाम होगा ना, कोई खानदान होगा ना, क्योंकि अरबों का मालिक डॉक्टर करण कोई राह चलती लड़की को तो नहीं उठा लाएगा ना। तब सावित्री देवी के इन तानों से पूजा बेचैन हो उठी। वैसे वह हिम्मती तो थी ही और किसी को भी मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती थी, लेकिन डॉक्टर कर्ण की जिंदगी में वह एक मासूम लड़की बनकर आई थी, इसलिए अब भी वह अपनी हिम्मत नहीं दिखा सकती थी। इसलिए उसने सीधे लहजे में कहा, मेरी पहचान डॉक्टर करण मल्होत्रा से है और आप सबके लिए इतना जानना ही काफी है। पूजा की इस बात पर सावित्री देवी अपमान से अपना दांत पीस कर रह गईं। फिर अगले ही पल सावित्री देवी ने एक और ताना मारा, दिखने में तो कहीं से खानदानी नहीं लगती। इस बात पर डॉक्टर कर्ण की गहरी और गुस्सैल नजर उन पर टिक गई। फिर उसने तीखे लहजे में कहा, जरूरी नहीं कि खानदानी दिखने वाला खानदानी ही हो, क्योंकि कई बार बड़े खानदानों के लोग भी अंदर से बहुत नीच निकलते हैं। डॉक्टर कर्ण के इस जवाब पर सावित्री देवी तिलमिला उठी। फिर डॉक्टर कर्ण ने पूजा की ओर थोड़ा झुककर कहा, मेरे आने तक तुम कमरे में ही रहोगी, बाहर नहीं निकलना। इतना कहकर उसने उसकी शॉल को हल्के से ठीक किया और पीछे हट गया। तब पूजा ने सहमति में सिर हिलाया। तब डॉक्टर कर्ण के जाने के बाद वह चुपचाप कमरे में चली गई। फिर उसने दरवाजा लॉक किया और शॉल उतारी और दुपट्टा भी एक तरफ रख दिया। लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि कर्ण अपने लैपटॉप से उसकी हर हरकत देख रहा था और उसने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसका मकसद क्या है। तभी पूजा ने कमरे में इधर उधर देखा और एक तिजोरी के पास पहुंची। उसने वहां से एक चाबी निकाली। ये देखकर कर्ण के होश उड़ गए। लेकिन पूजा उस चाबी को लेकर एक बड़े फ्रेम वाली तस्वीर के पास गई, जिसमें कर्ण अपने पूरे रौब-दाब के साथ खड़ा था। फिर पूजा ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और तस्वीर पर जोर से मारी, जिससे फ्रेम चकनाचूर हो गया। उधर कर्ण अपनी गाड़ी में अस्पताल की ओर जा रहा था, लेकिन उसने ये नजारा देखकर गाड़ी रुकवा दिया। तब लैपटॉप पर यह सब देखकर वह खुद को रोक नहीं सका। तभी पूजा ने तस्वीर को एक तरफ फेंक दिया और उसके पीछे छिपे एक ताले को देखा। फिर उसने चाबी लगाकर उसे घुमाया। तब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इन्हीं आंसुओं की वजह से वह आज यहां थी, क्योंकि उसने सब कुछ खोकर ही इस हवेली में अपना कदम रखा था। जब गुप्त ताला खुल गया तो उसने छोटे ताले को किसी डिजिट्स मशीन से 4-5 बार घुमाया और वह भी खुल गया। फिर आंसू पोंछते हुए उसने ताला पूरी तरह खोल दिया। तभी उसके पीछे से कर्ण की आवाज गूंजी, तुम्हें ये सब कैसे पता? डॉक्टर कर्ण की आवाज से पूजा चौंक पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोचने की यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। अब उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, क्योंकि डॉक्टर कर्ण के कदमों की आहट अब करीब से सुनाई दे रही थी और पूजा अपनी सांस रोके खड़ी थी। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर उसे देख ले। हालांकि अब डॉक्टर कर्ण ठीक उसके पीछे ही खड़ा था, तो उसने पूजा का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और गुस्से से दहाड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर बोला, क्या ढूंढ रही हो? लेकिन पूजा मूर्ति की तरह खड़ी थी, क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जबकि उसे इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाना था,
क्योंकि वह आज सारा काम पूरा करके यहां से निकलना चाहती थी। लेकिन अब करण ने उसे पकड़ लिया था, इसीलिए उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। तभी करण ने धमकाया, मैं कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो, वरना तहखाने में बंद कर दूंगा। और तुम सोच भी नहीं सकती कि उस तहखाने में कैसे कैसे कीड़े मकड़े हैं। इस पर पूजा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, चूहे, बिच्छू, कॉकरोच, मकड़ियां, सांप, जहरीले कीड़े जो इंसान को एक ही दिन में इस दुनिया से परलोक पहुंचा दें, यही होंगे ना? तब पूजा का निडर अंदाज देखकर डॉक्टर करण हैरान रह गया। फिर गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? इस पर पूजा ने हल्की ताने भरे मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर करण मल्होत्रा, मशहूर डॉक्टर, जिसके अपने कितने गुप्त जासूस हैं, मगर वह ये नहीं जान सका कि जिससे वह शादी कर रहा है वह कौन है। तब पूजा की यह बातें सुनकर डॉक्टर करण मल्होत्रा 2 कदम पीछे हट गया। तब डॉक्टर करण मल्होत्रा के माथे पर बल पड़ गए और वो बोल पड़ा, तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बोलो। इस पर पूजा ने हल्की ताने भरे मुस्कान के साथ उसके कान के पास जाकर कहा, बता दूंगी तो भी तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन ये बात तुम्हें जिंदगी भर तड़पाएगी कि आखिर पूजा थी कौन। पूजा की आंखों में आज करण को अपने लिए जहर नजर आ रहा था, क्योंकि वह उसकी कोई दुश्मन थी, लेकिन कौन सी, वह ये समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक डॉक्टर करण का ध्यान भटकता देख पूजा ने पास पड़ा एक भारी फूलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा, जिससे करण के कदम लड़खड़ा गए और उसके सिर से खून की एक लकीर बहने लगी, जो आंख के पास से होते हुए गाल तक पहुंची। अब उसकी आंखों में हैरानी थी कि इतनी नाजुक सी दिखने वाली लड़की इतनी नफरत के साथ उसे देख रही थी कि उसने इतना जोरदार वार किया। तभी पूजा ने डॉक्टर करण को वालिस घूर के देखा और फिर से फूलदान उठाकर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन फिर भी पूजा ने पूरा जोर लगाया, पर कर्ण ने उसका हाथ थामे रखा और उसे घूरता रहा। फिर उसने फूलदान छीनकर दीवार पर दे मारा। फिर उसने पूजा को अपनी ओर खींचा और कसकर पकड़ लिया। छोड़ दो। पूजा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। तभी उसने अपनी कोहनी से कर्ण की पसली पर जोर से मारा, जिससे कर्ण दर्द से कराह कर पीछे हट गया। फिर पूजा ने रोते हुए सिर हिलाया, आज नहीं मिस्टर कर्ण, आज तुम्हारा हिसाब खत्म। इतना कहकर वह गहरी सांसें लेते हुए दराज की ओर बढ़ी और वहां से एक चाकू निकली। जैसे ही डॉक्टर करण की नजर चाकू पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पूजा, चाकू नीचे रखो। तब उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। फिर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, काश उसने वो चाकू दराज में कभी रखा ही ना होता। तभी पूजा ने जहरीले लहजे में कहा, कभी नहीं, आज गोली नहीं चाकू चलेगा, और आज विजयकांत वर्मा की बेटी नहीं मरेगी। आज तुम मरोगे मिस्टर करण, तुम जो इस खानदान के इकलौते वारिस हो। पूजा की बातों ने डॉक्टर कर्ण को झकझोर कर रख दिया। विजयकांत वर्मा? डॉक्टर कर्ण ने सोचते हुए उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम उस विजयकांत वर्मा की बेटी हो? इस पर पूजा ने चाकू ताने हुए कहा, हाँ, वही विजयकांत वर्मा जिसकी बेटी को तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मार डाला, उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। वो मेरी बहन थी। मेरी बहन का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वह तुमसे प्यार करती थी और तुम सबने उसे मार डाला। तुम सब मेरी मासूम बहन के कातिल हो। यह सब कहते हुए पूजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पूजा चीखकर गुस्से और दर्द से चिल्लाई, मेरा मन करता है कि तुम्हें अभी के अभी चाकू मार दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम्हें सजा मिलेगी, फांसी होगी। इससे पहले कि वह कुछ और करती, डॉक्टर करण ने उसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया। अब दोनों ने जोर लगाकर चाकू अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। पूजा पूरा दम लगा रही थी, जबकि डॉक्टर कर्ण सावधानी बरत रहा था कि कहीं चाकू उसे न लग जाए। तभी अचानक चाकू फिसल गया और डॉक्टर कर्ण के बाजू को छूकर निकल गया, जिससे खून की एक पतली धार बह निकली और डॉक्टर कर्ण लड़खड़ाकर पीछे हट गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तभी चाकू गिरने की आवाज सुनकर सावित्री देवी दौड़ती हुई कमरे में आई और अंदर का मंजर देखकर वे सन्न रह गई। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन पूजा वापस चाकू उठाकर
अभी भी चाकू ताने खड़ी थी और अभी उसका सारा ध्यान करण मल्होत्रा की ओर था। हालांकि उसके बाजू से खून टपक रहा था, तब पूजा का दिल भी दुख रहा था, इसलिए वह उसे एकटक देखे जा रही थी। तभी रिया वहां पहुंची और उसने पूजा के हाथ से चाकू छीन लिया। अब पूजा की पकड़ ढीली पड़ गई थी क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ करण पर था। तभी रिया ने चाकू छीनकर उसकी ओर तान दिया। यह देखकर सावित्री देवी रोते हुए चिल्लाईं, रिया, मार दो इस लड़की को, इसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। इससे पहले कि रिया अपने कांपते हाथों से कुछ करती, डॉक्टर करण ने आगे बढ़कर पूजा को अपने पीछे कर लिया। तब रिया उसकी इस हरकत को देखकर हक्का बक्का रह गई। तभी करण ने अपने एक हाथ से अपने घायल बाजू को थामे और दर्द सहते हुए गुस्से में कहा, खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी की तरफ आंख भी उठाई तो मैं जान ले लूंगा। इस पर सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, लेकिन करण बेटा, इस लड़की ने तुझ पर चाकू चलाया, तुझे मारना चाहा और तू इसे ही बचा रहा है। इस पर डॉक्टर करण बोला, ये हमारा आपसी मामला है, चाहे ये मुझे 100 चोट दे, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। इतना कहते हुए डॉक्टर करण ने गुस्से से रिया से चाकू छीन लिया। हालांकि उसका बाजू अब भी खून से लथपथ था। तभी पूजा ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके बाजू पर लपेट दिया। तब वह और क्रूर नहीं बन सकी क्योंकि वह उनके जैसी नहीं थी। लेकिन करण ने गुस्से में अपना बाजू छुड़ाया और रिया को घूरते हुए बोला, अब तुम दोनों यहां से निकलो। फिर वह एक तरफ सोफे पर बैठ गया। तभी सावित्री देवी ने कहा, बेटा, तुझे चोट लगी है, डॉक्टर की जरूरत है, मेरे साथ चल। लेकिन डॉक्टर करण ने उनका हाथ झटक दिया और जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है मां, लेकिन अभी आप यहां से जाओ। इस पर सावित्री देवी ने रिया को देखा और दोनों मुंह बनाते हुए बाहर निकल गईं। फिर डॉक्टर करण ने परेशान हालत में खड़ी पूजा को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ और यहां से चली जाओ। इतना कहकर वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगा, लेकिन उसके हाथ बटन भी ठीक से नहीं खोल पा रहे थे। तब बटन खोलते हुए उसे लग रहा था जैसे वह बेहोशी में डूब रहा हो। हालांकि उसे पता था कि अगर उसने अपने जख्म का इलाज खुद नहीं किया तो हालत बिगड़ सकती है। तब पूजा को यकीन नहीं हुआ कि डॉक्टर करण उसे जाने देने को कह रहा है। तब उसने सब कुछ भूलकर आगे बढ़कर पहले उसकी शर्ट के बाकी बटन खोल दी और शर्ट उतार दी। तभी करण ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए धीरे से कहा, चली जाओ पूजा, अभी मौका है, चली जाओ, वरना मैं ठीक हो गया तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तहखाने में बंद कर दूंगा। इतना सुनते ही पूजा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन उसने कहा, डॉक्टर करण, मेरे अंदर इंसानियत बाकी है, इसलिए मैं किसी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर पूजा ने अपने दुपट्टे से उसके जख्म को और कसकर बांध दिया। लेकिन तभी डॉक्टर करण की आंखें बंद होने लगी। ये देखकर पूजा घबरा गई और उसे हिलाते हुए कहने लगी, करण, आंखें खोलो, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? हमें अस्पताल जाना होगा, प्लीज उठो। उस पल वह पूजा नहीं थी जो उसका खून मांग रही थी। तभी डॉक्टर करण ने सिर हिलाकर मना किया और आंखें बंद कर लिया। हालांकि तब उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, ये जानकर कि सामने खड़ी लड़की को उसकी फिक्र है। तभी वह बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसने आसपास देखा तो रिया एक तरफ बैठी थी, लेकिन उसे पूजा कहीं नजर नहीं आई। तभी सावित्री देवी ने रोते हुए पूछा, मेरा लाल, अब कैसा है तू? तब डॉक्टर करण ने सिर्फ इतना पूछा, मां पूजा कहाँ है? तब उसके मुंह से पूजा का नाम सुनकर सावित्री देवी ने मुंह बना लिया। नाराजगी से बोली, उस लड़की ने तुझ पर चाकू चलाया और तू उसकी बात कर रहा है? हैरानी है मुझे तुझ पर। फिर सावित्री देवी ने आगे कहा, वह चली गई, हमेशा हमेशा के लिए, कभी ना लौटने के लिए। इसलिए अब तू उसे भूल जा और अपनी फिक्र कर, अपना ख्याल रख, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है करण। तब सावित्री देवी अपने दुख का इजहार कर रही थी, लेकिन डॉक्टर करण का दिमाग सिर्फ पूजा के बारे में ही सोच रहा था। काश मुझे पहले पता होता कि तू किरण की बहन है, तो न मैं तुझसे शादी करता, न तुझे अपने दिल में बसाता। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लिया।
दरअसल किरण उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह पुणे के एक हॉस्टल में रहती थी और करण से बेइंतहा प्यार करती थी। शुरू में करण ने उसे ठुकरा दिया था, जिसके बाद वह टूट गई थी। तब उसका दुख इतना गहरा था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन डॉक्टर करण मल्होत्रा ने किरण को बचा लिया था और उसका शादी का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। तब उसके दादाजी की वसीयत खुलने वाली थी। उन दिनों करण और किरण मंगेतर थे और वसीयत के मुताबिक करण ने अपने दिल की ख्वाहिश पर किरण से सगाई कर ली थी। लेकिन अभी रस्में पूरी नहीं हुई थीं, क्योंकि किरण के परिवार वालों का होना जरूरी था। वह किरण से शादी भी करना चाहता था, क्योंकि वसीयत के अनुसार उसे 5 महीने तक शादी निभानी थी। ये शर्त उसके दादाजी ने रखी थी और 5 महीने बाद वसीयत का दूसरा हिस्सा भी खुलना था। लेकिन सगाई के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर करण अपने आई दोस्त के पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चला गया और जब वह वापस लौटा तो उसे एक बुरी खबर मिली। वह थी किरण की अचानक मौत की खबर। यह खबर सुनकर वह सन्ना रह गया था। तब उसने बहुत कोशिश किया कि पता लगाए कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगा। फिर वक्त गुजरता गया। तब किरण की मौत के बाद डॉक्टर करण कई दिन उसकी याद में डूबा रहा। फिर धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौटा। हालांकि उसने सब कुछ पता करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सिर्फ इतना मालूम हुआ कि किरण को चाकू से गहरी चोट लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन डॉक्टर करण का दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन तब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। किरण की मौत को 4 महीने बीत चुके थे। तभी उसकी जिंदगी में पूजा आई और पूजा के आने से उसकी जिंदगी में हलचल मच गई थी। लेकिन अब वह पुणे के प्राइवेट अस्पताल में था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने पूजा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि वह अपनी मर्जी से पता नहीं कहां चली गई थी। हालांकि उसका दिल चाहता था कि वह उसे ढूंढे, क्योंकि किरण की वह बहन थी जिसे हमेशा उसने दोस्त ही माना था। लेकिन शायद अब वह उसे अपना दिल दे बैठा था, बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए। लेकिन पूजा उसे छोड़कर चली गई थी। 2 महीने बाद दादाजी की वसीयत का दूसरा हिस्सा खुल गया। उसमें साफ लिखा था कि करण को अपनी शादी 5 महीने तक निभानी होगी। इसके बाद अगर वह चाहे तो वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकता है। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि पूजा कहाँ थी। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। फिर भी वसीयत के मुताबिक सब कुछ करण के नाम हो गया। चूंकि वह जानता था कि उसके दादाजी ने यह शर्त सिर्फ उसकी शादी के लिए रखी थी, वरना ऐसी शर्त कौन रखता है। वह सिर झुकाकर वहां से उठ गया। इसके बाद वह पुणे में नहीं रुका। वह अपने सर्जरी के फेलोशिप के लिए लंदन चला गया। 1 साल बाद जब वह वापस पुणे लौटा, तब सावित्री देवी उसे देखकर खुशी से झूम उठी। तब उनका मन चाहता था कि वह बस उनके ही सामने बैठा रहे और वे उसे देखती रहे। पुणे आते ही डॉक्टर करण ने अपनी मां का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मां। इन 1 साल में डॉक्टर करण अपनी मां का फिक्र करने लगा था। तभी सावित्री देवी ने मायूसी से कहा, 1 साल तक तुम मुझसे दूर रहे, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अब मन करता है कि इस दुनिया से चली जाऊं। इस पर डॉक्टर करण ने उन्हें दवा देते हुए कहा, मां, आप अपना ख्याल रखा करो, ऐसे नहीं चलेगा। डॉक्टर करण अब उनकी फिक्र में था। तभी सावित्री देवी दुखी होकर बोली, बस अब यही अरमान बाकी है कि तुम्हारा घर बसता देखूं, तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाऊं। अपनी मां की बात सुनकर करण को अचानक ही पूजा की याद आ गई। फिर वह रात याद आ गई जो उसने उसके साथ गुजारी थी। वैसे पूजा के जाने के बाद उसने किसी और की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि जैसी भी थी वह उसकी पत्नी थी और वह उसके दिल में बसी थी। फिर भी उसे नहीं पता था कि वह इस वक्त कहां थी। तभी करण ने अपनी मां की बात काटते हुए कहा, ये दवाएं टाइम से लिया करो मां। वैसे इन 1 साल में रिया की शादी भी हो गई थी। तभी डॉक्टर करण अपने दिल पर पत्थर रखकर सख्त लहजे में कहा, मां, रिया के बाद अब तुम्हें मेरी शादी की फिक्र है, लेकिन मां, तुम जानती हो ना, मैं पूजा की जगह किसी को नहीं दे सकता। इस पर सावित्री देवी चुपचाप उसे देखती रही। हालांकि उनके दिल में अब उसके लिए दुख था,
क्योंकि अब उन्हें अपनी की हुई गलतियां याद आ रही थीं, जो उन्होंने डॉक्टर करण मल्होत्रा के साथ की थीं। तब समय जैसे ठहर सा गया था और डॉक्टर करण ने फिर से अस्पताल ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब वह अपने फार्म हाउस पर बिल्कुल नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाने पर पूजा की यादें उसके दिल में घर करने लगती थीं। जबकि अब वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन 1 साल बाद भी वह वही खड़ा था जहां पूजा उसे छोड़कर गई थी। एक दिन वह अस्पताल से निकल रहा था कि एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। तब वह वहीं रुक गया। तभी वह लड़की रोते हुए बोली, प्लीज डॉक्टर, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे को देखें, क्या हुआ मेरे बच्चे को। इतना सुनकर डॉक्टर करण बेचैन हो गया, क्योंकि वो बच्चा साल भर से कुछ बड़ा लग रहा था। लेकिन वह चुप था और उसकी आंखें बंद पड़ी थीं। तभी वो लड़की रोते हुए बोली, देखो ना डॉक्टर, पता नहीं ये आंखें नहीं खोल रहा। प्लीज, आप डॉक्टर हैं, इसे देखो ना क्या हुआ है। तब वह लड़की डॉक्टर करण के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। ये देखकर डॉक्टर करण के कहा, ठीक है, आप रोइए मत, बच्चे को मुझे दीजिए। डॉक्टर कर्ण ने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन तभी उसे बच्चे की ओर एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। तब उसका मन चाहा कि बच्चे को सीने से लगा ले, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू रखा और उसे बच्चों के वार्ड में ले गया। फिर उसने बच्चे की सांस, नब्ज और दिल की धड़कन चेक किया। सब कुछ सामान्य था। तब बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। फिर डॉक्टर करण ने हल्के से उसके गाल को छुआ, फिर थपकी दिया और जगाने की कोशिश किया। इतने में बच्चे ने कुनमुनाकर आंखें खोल दिया। लेकिन खास बात ऐसी थी कि उस बच्चे की आंखें बिल्कुल पूजा जैसी थीं। इसलिए बच्चे को देखकर डॉक्टर करण को एकदम से पूजा की याद आ गई। तभी वह पीछे हट गया। फिर बच्चा उस लड़की को देखकर धीमे से मुस्कुराया और अपने छोटे से हाथ से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। तब डॉक्टर करण ने अपना मजबूत हाथ उसके नन्हे हाथ में थमाया तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहीं पीछे खड़ी उस लड़की के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। यह मंजर बहुत खूबसूरत था। तभी उस लड़की ने चुपके से मोबाइल निकाला, उसकी तस्वीर खींची और फिर जेब में रख लिया। फिर उस लड़की ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। तभी डॉक्टर करण ने पूछा, ये बच्चा कितने साल का है। इस पर उस लड़की ने अपने बेटे को प्यार से चूमते हुए जवाब दिया, 1 साल 3 माह का। आपकी फीस डॉक्टर साहब। उसे अचानक याद आया। इस पर डॉक्टर करण ने कहा, नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया तो फीस नहीं बनती। लेकिन उसकी नजरें बच्चे से हट नहीं रही थीं और बच्चा भी उसे देखकर लगातार मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो लड़की बच्चे को लेकर बाहर निकलती, बच्चे ने डॉक्टर करण की ओर अपनी बाहें फैला दिया, जैसे कह रहा हो, मुझे गोद में लो। बच्चे की हरकत देखकर डॉक्टर करण अपने दिल पर काबू न रख सका और उसने बच्चे को गोद में ले लिया और बच्चे के गोद में आते ही उससे सुकून मिला। वह बहुत खुश था और डॉक्टर करण का भी यही हाल था। तब उसका मन चाह रहा था कि वह बच्चे को यूं ही सीने से लगाए रखे और जिंदगी बीत जाए। लेकिन तभी उस लड़की ने बच्चे को लेकर चली गई और डॉक्टर करण का दिल एकदम सा रुक गया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस बच्चे ने उसे कुछ अलग सा एहसास कराया था। तभी अचानक डॉक्टर करण पीछे मुड़ा और लड़की का पीछा करने लगा, मगर बहुत सावधानी से। उसने अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगाया। तब लड़की एक टैक्सी में जा रही थी और डॉक्टर करण की गाड़ी उसके पीछे थी। फिर वह एक बंगले के सामने जाकर रुकी और बच्चे को लेकर वो अंदर चली गई। डॉक्टर करण देर तक गाड़ी में बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की का पीछा करके यहां तक क्यों आया है, जबकि यह गलत था। तभी अचानक हवा का रुख बदला और आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी वह सिर झटककर गाड़ी मोड़ने लगा। तभी उसकी नजर बंगले के गेट पर लगी नेमप्लेट पर पड़ी और वह सन्न रह गया, क्योंकि उस नेमप्लेट पर लिखा था विजयकांत वर्मा हाउस। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और बारिश में भीगते हुए नेमप्लेट को फिर से पढ़ने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से उसने गलत पढ़ा। लेकिन नहीं, वहां साफ लिखा था विजयकांत वर्मा हाउस। इसका मतलब यह था कि यह पूजा का घर था।
तब वह जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे कुछ अलग सा क्यों लग रहा था। अब उसे सब समझ आने लगा था। तभी उसने गेट की बेल बजाया तो एक नौकर ने दरवाजा खोला। तो डॉक्टर करण बोला, विजयकांत वर्मा जी से मिलना है। तब वह बारिश में भीगता दरवाजे पर खड़ा था। तभी उस नौकर ने उसे सिर से पांव तक देखा और पूछा, लेकिन आप कौन हैं? इस पर उसने कहा, उनका बहुत करीबी हूं। आप जाकर कहो कि डॉक्टर करण मल्होत्रा उनसे मिलने आया है, वे मना नहीं करेंगे। वो नौकर उसकी बात सुनकर उसे बाहर इंतजार करने को कहकर अंदर चला गया। तब वह इंतजार कैसे काट रहा था ये वही जानता था, क्योंकि तब हर सेकंड करण मल्होत्रा को सालों जितना लंबा लग रहा था। लेकिन फिर भी वह बेचैनी से बारिश में भीगता हुआ नौकर के लौटने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार गेट खुला, फिर नौकर ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दिया। तो वह अपने धड़कते दिल के साथ भारी कदमों से भीगा हुआ घर में दाखिल हुआ। लेकिन सामने ही पूजा खड़ी थी, लेकिन उसका मुंह दूसरी ओर था। तभी डॉक्टर करण ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसे पलटते देखता रहा। तब भी उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तभी डॉक्टर करण ने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत जालिम हो पूजा, प्यार करने वालों को कोई ऐसे तड़पाता है। करण की आवाज पर पूजा ने अपनी होंठ दबाकर पलटी और बोली, 1 साल 3 महीना 10 दिन 5 घंटे और 10 सेकंड तुम मुझसे दूर दूसरे देश में रहे, तब तुम्हें नहीं याद आया कि जालिम कौन है? तब उसकी आवाज में अपनापन था जो डॉक्टर करण को बहुत अपना सा लगा। तभी डॉक्टर करण ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने नहीं। तब डॉक्टर करण मल्होत्रा का दिल चाह रहा था कि वह पूजा को तुरंत गले लगा ले, इसलिए उसने पूजा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहा, तो क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए चला गया था या दुनिया छोड़ गया था कि वापसी नामुमकिन थी? इतना सुनते ही पूजा नाराजगी भरे अंदाज में बोली, तुमने भी तो मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं किया, शायद सोचा कि जान छूटी। इतना सुनते ही डॉक्टर करण ने पूजा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा तो पूजा सीधा उसके सीने से जा लगी। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तब समय जैसे वहीं ठहर सा गया था। अब उनके दिल एक ही ताल पर धड़क रहे थे। तब उनकी नजरों में सालों की प्यास थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डॉक्टर करण ने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम मुझे अपनी बहन का कातिल समझती हो ना? इतना सुनते ही पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे सच पता चल गया है। मेरी बहन किरण ने एक पेन ड्राइव में वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब तुम यहां नहीं थे तब उसका अपहरण हुआ था, फिर उसके साथ ज्यादती हुई और उसने टूटकर अपनी जान दे दी। उसे कोई चाकू नहीं मारा गया था। मरने से पहले उसने मुझे एक वॉइस मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने कहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों चली गई। उसने ही मुझे इंसाफ दिलाने को कहा था, लेकिन तब मुझे लगा कि तुम ही वो शख्स हो। लेकिन तुम तो यहां थे ही नहीं, यहां तक कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। गिर पूजा ने आगे बताया, वह पेन ड्राइव उसी तिजोरी में थी जो मैंने उस रात खोली थी। मुझे उस तक पहुंचना था क्योंकि किरण कहती थी कि वह शख्स दरिंदा है, इसलिए मुझे लगा कि वह तुम्हारे लिए कह रही थी, लेकिन वह उस शख्स के लिए थी जिसने उसका अपहरण किया था। इतना सुनकर डॉक्टर करण ने दुख से अपना सिर हिलाया और बोला, काश मुझे पहले पता होता तो मैं उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा देता। इस पर पूजा ने कहा, उसे सजा मिल चुकी है। पुलिस ने उसे ढूंढ लिया क्योंकि किरण को स्केच बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने उस दरिंदे का चेहरा और कुछ सबूत स्केच करके उस पेन ड्राइव में डाल दी थी। उसी की मदद से असली कातिल पकड़ा गया। तभी डॉक्टर करण ने पूजा को और करीब खींचते हुए कहा, और इसीलिए मेरी सजा अब खत्म हुई। इस पर पूजा ने दिल से माफी मांगी, सॉरी करण, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई बिना पूरी सच जाने। इस पर डॉक्टर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक शर्त पर तुम्हें माफी मिलेगी। वो बच्चा कहाँ है, उसके बारे में मुझे सच जानना है। तब डॉक्टर करण बेचैनी से पूछ रहा था, इसलिए पूजा के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। फिर उसने उस लड़की को बुलाया जो नन्हे बच्चे को गोद में लिए आई। वह वही लड़की थी जो बच्चे को अस्पताल लेकर आई थी। बच्चे को पूजा ने करण की ओर किया और कहा,
ये हमारा बेटा है करण, यानी तुम्हारा बेटा नीलकरण। तब पूजा की बात ने डॉक्टर करण के दिल को बहुत सुकून दिया। फिर डॉक्टर करण ने नील को गोद में लिया और उसे बेतहाशा चूमा। ये मेरा बेटा है कहकर वह बच्चों की तरह खुश हो रहा था और पास खड़ी पूजा ने हामी में सिर हिलाया। तब बच्चे से प्यार करते हुए डॉक्टर करण रो पड़ा। फिर उसने प्यार भरे लहजे में कहा, देखो पूजा, मैं पूरा भीग गया हूं, मुझे ठंड लग रही है, चलो अब घर चले। फिर मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी को ढेर सारा प्यार करूंगा। हॉल में पीछे खड़े पूजा के पिता विजयकांत वर्मा ने उसे जाने का इशारा किया तो पूजा ने डॉक्टर करण मल्होत्रा हाथ थामा और दोनों अपने हवेली की पहुंच गए। सावित्री देवी नील और पूजा से मिलकर खुशी से झूम उठी और उन्होंने पूजा को दिल से स्वीकार कर लिया। उस रात नील को सावित्री देवी के पास छोड़कर करण और पूजा अपने कमरे में आए। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जो 1 साल 3 महीने की तड़प थी, जो अब जाकर मिटने रही थी, क्योंकि अब पूजा ने भी खुद को करण के प्यार में समर्पित कर दिया। उस रात वह उसके दिल की राही बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा और करण की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।